हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज़ हमारी इग्नू की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। तो भाई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसकी क्लासेस के 2 पार्ट लेके आया करो, वो थोड़ा मुश्किल कोर्स लगता है बच्चों को। तो भाई देखो, मैं पार्ट 2 भी ले आऊँ, मैं पार्ट 3 भी ले आऊँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों के जब मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे, तभी तो मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग क्या है कि सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, ना तो कोई लाइक करता, ना कमेंट करता, ना कोई शेयर करता। कुछ ही बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और भाई शेयर भी करते होंगे। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो भाई मैं आपकी हेल्प करूं, देखो ऐसे ही तो बन नहीं जाती पीडीएफ, ठीक है। बहुत कुछ सर्च करके, बहुत कुछ अच्छे से करके, कुछ गलती ना हो चेक करके, पीडीएफ बना के, वीडियो बना के, क्लास लेके जब आप तक ये पहुंचाई जाती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो, ठीक है। तो आपके कहने पर मैं ये टॉपिक ले आई हूँ, BECC 114 डेवलपमेंट इकोनॉमिक। और हाँ, ये टेंशन बिल्कुल मत लेके जाया करो कि री आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे मतलब काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम बैक आती है, बैक आती है, बैक आ जाती है, ये मुश्किल कोर्स है। अगर मैं जो वीडियो करा रही हूँ आप उनको और सिर्फ उन टॉपिक को क्लियर कर लो, ठीक है। उन टॉपिक में इधर उधर से घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चन वही आते हैं, लेकिन इधर उधर से घुमा देते हैं। तो अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी, अगर उसका थोड़ा सा भी पूछ पकड़ लोगे ना किसी क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन को पार उतार दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई, इसलिए मैं थोड़ा ईजी लैंग्वेज में कराने की कोशिश करती हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे और आप भूलो ना, इसीलिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करती हूँ, ठीक है। चलो करते हैं, कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स डिपेंडेंसी बर्डन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है भाई? थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे एक देश इकोनॉमिकली डेवलप होता है, वहाँ की बर्थ रेट और डेथ रेट हाई से क्या हो जाती है, लो की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। और इसके 3 मेन स्टेजेस है। अब आप कहोगे मैम बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। देखो, बर्थ रेट मतलब ज़्यादा बच्चा पैदा करने से हमारा देश डेवलप नहीं होता है, ठीक है। बच्चे लिमिटेड करो, हम दो, हमारे दो, ताकि उन बच्चों को क्या दे सको आप, अच्छी लाइफस्टाइल दे सको, अच्छी एजुकेशन दे सको और सब उसकी अच्छी से परवरिश कर सको, ठीक है। डेथ रेट ये ज़्यादा इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी मतलब उनको अच्छी वो चीज़ें नहीं मिल पाती, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो इसके लिए डेथ रेट कम हुई थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में था कि हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, मतलब अंडर डेवलप पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और सेकंड स्टेज में हुआ था कि भाई हाई बर्थ रेट बट जो फॉलिंग डेथ थी, मतलब वो गिर रही थी, रेट डेवलपिंग, मतलब उसमें क्या आ रहा था, सुधार आ रहा था, ठीक है। बेटर हेल्थ केयर की वजह से जो हेल्थ केयर था, ट्रीटमेंट वगैरह था, वो अच्छे मिलने लग गए थे, ठीक है। तो इससे क्या हो गई थी, डेथ रेट गिर रही थी, जिससे पॉपुलेशन बूम होता है, ठीक है। स्टेज 3 पे क्या हुआ था कि लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। जो थर्ड स्टेज है वो सबसे बेस्ट मानी जाती, क्योंकि उसमें क्या आ गई थी, डेवलप हो गया था वो सब कुछ। एजुकेशन और अवेयरनेस आ गई थी लोगों के अंदर कि कैसे भाई हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने से बेटर है कि हम कम बच्चे करें, लेकिन उनके अच्छे से केयर करें, उन्हें सारी चीज़ें, सारी जो भी चीज़ें उनके लिए चाहिए होती है वो प्रोवाइड करा सके, ठीक है। अवेयरनेस आ गई थी, एजुकेशन आ गई थी, तो इसके कारण क्या हो गया था, बर्थ रेट भी कम हो जाती है। इसके बाद आता है डिपेंडेंसी बर्डन। जब सोसाइटी में वर्किंग एज लोग क्या होते हैं, 15 से 64 साल तक के होते हैं, तो कम हो, और डिपेंडेंट लोग क्या है, मतलब जो बच्चे 15 से कम और बुजुर्ग 65 से ज़्यादा हो, तो वर्किंग लोगों पर इकोनॉमी का लोड बढ़ जाता है, ठीक है भाई। इससे बच्चे थोड़ी ना कमा के देंगे, अब बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे और जो बड़े लोग हैं वो अब रेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कमा लिया। ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर होता है, 15 से 64 साल तक के लोगों पे, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें क्या है, जैसे इंडिया अभी स्टेज 2 के लेट फेस में है और हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन यूथ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है हमारा डिपेंडेंसी बर्डन कम है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट कम है और भाई सब अपने आप काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्टेज 2 का। जापान में क्राइसिस कैसे है, जापान स्टेज 3 क्रॉस कर चुका है, वहाँ क्या है, जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जिससे क्या होता है, लिमिटेड यूथ पर डिपेंडेंसी बर्डन बहुत हाई होता है, ठीक है। अब बुज़ुर्ग ज़्यादा हो गए और जो मतलब यूथ बचा वो बहुत कम होगा, तो उन पे सबसे ज़्यादा बर्डन उन्हीं पे आ जाएगा, क्योंकि जो बुज़ुर्ग है वो तो काम करेंगे नहीं, है ना। इसके बाद आया हमारा लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्कस द लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द मॉडल।
एक पार्ट 1 में भी मैंने करा रखा, उस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखना और इसको भी देखना है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया और समझ लिया ना अच्छे से, तो आप कोई भी ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में फ़ेल कर दे, ठीक है। इनफैक्ट आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो भाई जो आर्थर लेविस ने बताया कि डेवलपिंग इकोनॉमिक ड्यूअल इकोनॉमिक होती है, जिनमें 2 सेक्टर होते हैं, ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ सरप्लस लेबर, एक्स्ट्रा मजदूर होते हैं और उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। वही एग्जांपल जो मैं हर बार देती हूँ कि एक खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है और 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 क्या है, वो 0 है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, शहरों में हाई प्रोडक्टिविटी और बेटर वेजेस होते हैं, ठीक है, इसलिए उन लोगों को उधर की ओर जाना चाहिए। द प्रोसेस, गांव के इस एक्स्ट्रा लेबर को निकाल कर जो शहर की फैक्ट्रीज़ में शिफ्ट किया जा सकता है। गांव में प्रोडक्शन उतना ही रहेगा और शहर में क्या हो जाएगा, चीप लेबर आने से इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगी, ठीक है। लिमिटेशन, रियल वर्ल्ड में फैक्ट्री ओनर क्या मशीन्स कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर गाँव के सारे लोगों को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि भाई सारा काम लेबर से थोड़ी ना करा सकते हैं, तो मशीनें भी यूज़ की जाती है, तो इसलिए लेबर थोड़ी कम लगानी पड़ती है। रियल लाइफ एग्जाम, जैसे चाइना का बूम हुआ 1990 से 2000 में, चाइना ने लेविस मॉडल की एप्लीकेशन किया कि जो मतलब जो कोरोनल फार्मर्स को शहरों की फैक्ट्री जॉब में शिफ्ट किया और फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया, ठीक है। जो किसान वगैरह थे ना, जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे थे, जिनको काम नहीं मिल रहा था, फिर भी वो वहाँ पे टाइम पास कर रहे थे, उनको फैक्ट्री वगैरह एरिया में डाल के क्या कर दिया इन्होंने, मतलब वहाँ पे लगा दिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और वहाँ पे इसलिए चाइना में बूम आया। वो फैक्ट्री में जाके अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ये जैसे चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं, काफ़ी सारी चाइनीज़ चीज़ आती है, ये बनाने लगे। वहाँ पे लेबर सस्ती थी, तो चाइना क्या होगा, ये चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गया, तो दूसरी कंट्री में क्या करने लगा, एक्सपोर्ट करने लग गया। इसलिए चाइना, देखा ना, हर जगह चाइनीज़ चीज़ें कितनी ज़्यादा बिकने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती होती है। इंडिया का सिनेरियो क्या है कि इंडिया इस मॉडल में थोड़ा पीछे रहा। यहाँ लोग एग्रीकल्चर से निकलकर डायरेक्ट सर्विसेज, IT, स्विगी, रिटेल में गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना बड़ा नहीं था। यहाँ पे मैन्युफैक्चर कम है, तो लोग क्या है भाई, जॉब करना पसंद करते हैं कि जॉब कर लेता हूँ मैं, IT में चला जाता हूँ, इसमें रिटेल में चला जाता हूँ। इसके बाद आता है कुजनट्स मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। डिस्कस द कुजनट्स थ्योरी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेन द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। तो साइमन क्या कहता है, कुजनट्स ने बताया कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ थी में एक देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम दोनों तेज़ी से बढ़ती है। इकोनॉमी मतलब खेती से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। अगर जो एक्स्ट्रा लोग है वो इकोनॉमी से मतलब खेती की तरफ है भाई, मतलब इंडस्ट्री की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो दोनों में तरक्की होने लग जाएगी। इधर खेती में भी हो रही है और इधर इंडस्ट्री में भी हो रही है। कुजनट इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब कोई गरीब देश विकास करना शुरू करता है तो शुरुआती दौर में वहाँ इनइक्वालिटी मतलब असमानता बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब देश एक सर्टेन इनकम लेवल पर पहुंच जाता है तब एजुकेशन और वेलफेयर पॉलिसीज़ के कारण इनइक्वालिटी वापस मतलब जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, वापस कम होने लग जाती है, ठीक है। इसका ग्राफ एक मतलब उल्टा यू शेप में बनता है, ठीक है, मतलब ऐसे। तो इसके बाद आता है जैसे साउथ कोरिया है। 1960 में जब साउथ कोरिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो शुरू में बिजनेसमैन अमीर हुए और इनइक्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन 1990s में आते आते क्या हुआ, IT और एजुकेशन बूम से मिडिल क्लास एक्सपेंड हुई और इनइक्वालिटी कम हो गई और इन्वर्टेड यू कंप्लीट हुआ, ठीक है। मतलब भाई लोग थोड़े से अवेयर होने लग गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो लोग अवेयर होते गए इस चीज़ को लेके, तो वो IT में मतलब एजुकेशन वगैरह लेने लगे। और जो मिडिल क्लास लोग थे जिन्हें काम नहीं मिलता था, जो मजदूरी करते थे, वो अप होने लगे, वो जॉब करने लगे, IT सेक्टर में जाने लगे, अच्छी एजुकेशन लेने लगे। तो इससे क्या है, इनइक्वालिटी जो असमानता थी वो कम होने लग गई। रोल ऑफ सोशल कैपिटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कैपिटल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉर्म्स एंड द सोशल कम्युनिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल कैपिटल क्या होती है, ये बैंक का पैसा या फैक्ट्री की मशीन नहीं है, ये समझ में लोगों के बीच का ट्रस्ट, नेटवर्क और क्या है, शेयर्ड नॉर्म्स है, ठीक है। सोशल कैपिटल मतलब जैसे हम आपस में सोसाइटी में क्या करते हैं, आपस में जो हमारी भाई कैसे बनती है, किसी के साथ लोग हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं, हमारे मतलब चाहने वाले कितने लोग हैं, अगर हमें कल ज़रूरत पड़ी तो कितने लोग हमारे साथ हैं, तो इसे सोशल कैपिटल कहते हैं, ठीक है।
इकोनॉमिक रोल क्या होता है कि अगर लोगों में ट्रस्ट है, बिजनेस आसान होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, लायर की ज़रूरत नहीं पड़ती और लोग आसानी से उधार दे देते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से काम चला लेते हैं हर जगह, मतलब उन्हें बैंक लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, अगर उनका सोशल कैपिटल अच्छा है तो। जैसे अमूल कोऑपरेटिव है, गुजरात में था। अमूल की सक्सेस के पीछे सोशल कैपिटल सबसे बड़ा फैक्टर था। गांव के जो मिल्क फार्मर्स ने एक दूसरे पर ट्रस्ट किया और मिलकर एक सक्सेसफुल नेटवर्क बनाया। ठीक है, इसलिए क्या हो पाया, जो अमूल ब्रांड है आजकल, आज के टाइम में सारी चीज़ें बनाती है जो भी हमारी दूध से रिलेटेड होती है, वो सक्सेस हो रहा है। ठीक है, अगर इन फार्मर्स का ये जो फार्मर्स है, इनका जो दूध बेचते हैं, इनका आपस में अच्छी वो नहीं होती, तो ये संभव नहीं था। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब लिज्जत पापड़ जैसे औरतें आपस में क्या करते हैं, ट्रस्ट के बेसिस पर पैसे पूल करती है, और जो बिज़नेस चलाती है ये सोशल कैपिटल की ताकत है। ठीक है, इसके बाद है रूरल क्रेडिट मार्केट प्रॉब्लम। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल प्रॉब्लम इन द रूरल क्रेडिट मार्केट। ठीक है, जैसे गांव के क्रेडिट मार्केट में जो फॉर्मल बैंक्स आसानी से लोन नहीं देते, क्योंकि वहाँ क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो एसिमेट्री, जानकारी की कमी होती है। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे गांव के जो क्रेडिट मार्केट है, जहाँ पे उधार पैसा ले सकते हैं हम, वहाँ पे बैंक आसानी से, मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर हम बैंक से पैसा लेंगे तो वो हमें नहीं देगा, अगर वो लेगा तो हमें हमारी ज़मीन जायदाद है वो गिरवी रखेगा। तो लोगों के अंदर ये मिथ होते हैं कुछ, जिससे उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो बैंक से लोन नहीं लेते, और वो क्या करते हैं, आसपास में ले जाते हैं और महंगा भी लेते हैं आपस में जो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एडवर्स सिलेक्शन। बैंक को नहीं पता कौन किसान लोन वापस करेगा, लेकिन रिस्क कवर करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जिसे अच्छे किसान लोन लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ रिस्की लोग आते हैं। ठीक है, मोरल हजार्ड, लोन मिलने के बाद किसान जानबूझकर रिस्की फसल उगा लेता है, बैंक खेत पर आकर रोज़ मॉनिटर नहीं कर सकता। ठीक है, कि भाई अगर इस फसल ख़राब हुई, लोन मतलब सरकार ऐसे लोन देगी, अगर फसल ख़राब हुई तो हमें लोन का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, और अगर फसल सही हुई तो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मोरल हजार्ड है इसमें। किसान बैंक जाता है और CIBIL स्कोर ना होने से लोन नहीं मिलता, वहीं किसान गाँव के जो शुगर साहूकार होते हैं के पास जाता है और साहूकार तुरंत कैश देता है, क्योंकि उनके पास गांव वालों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सोशल टाइल्स है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सटर्नलिटीज़ एंड पिगोवियन टैक्स। तो व्हाट आर द वेज इन विच द स्टेट रेगुलेट्स एक्सटर्नलिटीज़, डिस्क्राइब द पिगोवियन टैक्स। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, जब दो लोग के ट्रांजैक्शन का असर किसी तीसरे पर पड़ता है जो शामिल नहीं था। ठीक है, जैसे फैक्ट्री पॉल्यूशन का, ये हम कहीं डिस्कस नहीं करते कि भाई ये भी वो आएगी, और इस फैक्ट्री किसी की है, उसमें जॉब कोई कर रहा है, प्रोडक्शन किसी के लिए हो रही है, लेकिन जो पॉल्यूशन का नुकसान है वो सोसाइटी में हर किसी को सहन करना पड़ रहा है। पिगोवियन टैक्स ऑर्थर पिगोव के मुताबिक क्या है, ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को ठीक करने के लिए सरकार को फैक्ट्री पर एक खास टैक्स लगाना चाहिए जो सोसाइटी के नुकसान के बराबर हो। जैसे ग्रीन टैक्स है, दिल्ली NCR में पोल्यूटिंग कमर्शियल जो गाड़ियाँ पर इन्वायरमेंट कंपनसेटिंग चार्जेस लगाना एक पिगोवियन टैक्स है। प्लास्टिक बैग चार्जेस, सुपरमार्केट में शॉपिंग बैग के लिए एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ चार्ज देना, ये क्या है, प्लास्टिक बैग चार्जेस। ठीक है, जैसे भाई कुछ हमारे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड कौन सी होती है, जो सबके लिए है, एक के यूज़ करने से दूसरे के लिए कम नहीं होती, जैसे स्ट्रीट लाइट है, डिफेंस है, इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्राइवेट गुड कौन सी होती है, एक यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए कम बचेगा, इसके लिए पैसा देना पड़ता है, और मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ क्या होते हैं, जब सरकार इंपोर्टेड सामान पर क्या लगाती है, डायरेक्ट टैक्स लगाती है, ताकि वो क्या महंगा हो जाए, तो उसे टैरिफ कहते हैं। वो ऐसा क्यों करती है, ताकि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। नॉन टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं, टैक्स नहीं बल्कि क्वांटिटी पर लिमिट, कोटा या स्ट्रिक्ट क्वालिटी रूल लगाना। ठीक है, मतलब भाई क्वांटिटी पर एक लिमिट लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप चीज़ें मतलब यहाँ पे नहीं ला सकते हमारे देश में, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर होता है।
ठीक है। तो ये थी आज की क्लास पार्ट 2, आपकी डिमांड पे बनाया गया। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल लगता है तो पार्ट 3 भी लेके आया जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि 1-2 बच्चा कमेंट कर रहा है। कम से कम 10-15 बच्चे तो कमेंट किया करो। वीडियो देखते हो आप हज़ार, लेकिन भाई कमेंट बहुत कम लोग करते हो, ठीक है। तो कमेंट करोगे तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। अगर भाई आप नहीं चाहते, नहीं बनाऊँगी मैं, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट किया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। अभी ये लास्ट एग्ज़ाम तो है नहीं, आगे भी एग्ज़ाम आएंगे, आगे भी होएगा। अगर नहीं करोगे तो मैं चैनल बंद कर दूँगी, ठीक है। मेरे को अगर मोटिवेशन नहीं मिली तो इसलिए अपना सपोर्ट दिखाया करो, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाया करो। भाई मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत करके लेके आती हूँ ना वीडियो, आपके लिए हेल्प तो होती है ना। आप एग्ज़ाम देते हो, आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। शांत माइंड से बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। और ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि बैक आती है, बैक आएगी, ये बिल्कुल निकाल देना। मैं मानती हूँ कि इग्नू में बहुत बैक आती है, ऑनर्स के कोर्सेज़ में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे इन चीज़ों को, अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आई 2 बार देखो उसको, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो, ज़्यादा करो, स्पीड बढ़ा के देखो, ठीक है। और भाई बच्चे पीडीएफ मांगते हैं तो सॉरी, पीडीएफ के लिए जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो मैं तब तक आपको पीडीएफ नहीं दे सकती। उसके लिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं आपको पीडीएफ दे पाऊँगी। और ना ही मेरा टेलीग्राम चैनल बना, सही बताऊँ तो, जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आपको ज़्यादा ही अर्जेंट अगर चाहिए तो भाई आप क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।